Hope you and your family, friends, and close ones are safe and doing fine in these tough times. I am Aditi Agarwal, founder at So Too High, and I really appreciate and thank Ruchi Singh, founder at Buddy, and Anushri Kwala, the creative head at Buddy, for continuously creating awareness about COVID 19 and also for taking the initiative for today's session. Today, we have Dr. Amitabh Banka, who is a consultant HOD, respiratory, sleep, and chest specialist in COVID unit at Asian City Hospital, Patna. Earlier, he was in Max Super Speciality Hospital, Delhi. Dr. Banka is an experienced pulmonologist and has been actively treating COVID patients from the start of the pandemic. Additionally, he has diploma in TB and chest diseases and European diploma in respiratory medicine. Thank you, Dr. Banka, for taking out time for our audience today because Thank you. डॉक्टर सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं own life at risk and helping others all around. इंफॉर्मेशन बहुत है, सब चीज का इंफॉर्मेशन है, गूगल इंफॉर्मेशन दे रहा है और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं विद इंफॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. बट ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कोविड आ जाता है तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. उस समय पे हमें समझ में नहीं आता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी शुड टेक सीरियसली एंड व्हाट शुड बी डन. सो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं regarding COVID and its treatment precautions, which we would like to ask you today, and we really thank you. डॉक्टर बंका, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट में सिम्टम्स हैं लेकिन वो नेगेटिव ही आते हैं, रेपिटेटिव टेस्ट होते हैं लेकिन वो नेगेटिव ही आते हैं, तो उस केस में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए फॉर टेस्ट? सिम्टम्स हैं और आज के दिन अगर पैंडेमिक में अगर कोई कोविड जैसा सिम्टम लेके आता है तो टेस्ट नेगेटिव आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई ढंग से नहीं लिया गया, ऊपर ऊपर ले लिया गया, या वायरल लोड कम है, या कभी कभी इनहिबिटर्स होते हैं बॉडी में जो साथ ही साथ जो आरटीपीसीआर है उसकी भी सेंसिटिविटी 70% ही है, 70%, पर 30% पेशेंट में वो स्टिल नेगेटिव आ सकता है. कोविड में टाइमली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है और ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. तो उस केस में एक हम लोग हेल्प ले सकते हैं सीटी टेस्ट का, क्योंकि सीटी टेस्ट इजीली अवेलेबल होता है और इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है. मतलब पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप घर पे बेसिक ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर ही सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं. Like I can read that mother is COVID positive in September, and she's still having weakness, and she's having fever from past 8 weeks. CT is normal, and RT-PCR is negative. So she had COVID positive in September. So weakness can be there. Weakness can be there for a prolonged time. मतलब weakness को जाने में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना कुछ भी लग सकता है. We don't know exact duration. कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो कोविड के बाद पेशेंट्स में रह जाते हैं. इसमें वन ऑफ द कॉमन सिम्टम इज फटीग, वीकनेस. और अभी जो फीवर आ रहा है इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स आल्सो, सो दैट नीड टू बी इवैल्यूएटेड प्रॉपर्ली. सीआरपी जो है वो इन्फ्लेमेशन का एक मार्कर है, वो किसी भी इन्फ्लेमेशन में हाई हो सकता है, नॉट जस्ट ऑन कोविड. वो कोई कोविड का डायग्नोस्टिक मार्कर नहीं है. वो सिर्फ ये बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं. कोविड में भी हम सिर्फ इन्फ्लेमेशन देखने के लिए उसको कराते हैं कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा है या कम है बॉडी में. तो एक सीआरपी से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि पेशेंट को क्या है. Okay, so there is a second question. When should we get second dose of vaccination after recovering from COVID? Right. So, second dose you can take even after 2 weeks of recovering from COVID, but the first dose should be taken only after 6 to 8 weeks of COVID. And again, depends on which vaccine you are taking, Covaxin or Covishield. For Covishield, we can prolong the duration up to 2 months to 2.5 months also. But Covaxin should be taken after a month only. कौन सा वैक्सीन अच्छा है? देखिए, इस समय सब वैक्सीन अच्छे हैं, जो मिल जाए आप ले लो. बहुत चूजी होने की जरूरत नहीं है. सही बात. ये अच्छा है, ये खराब है. अभी हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है और प्रोटेक्शन वैक्सीनेशन से ही आएगा.
जस्ट बिकॉज मुझे ये वाला वैक्सीन चाहिए तो मैं 1 महीना और वेट करूं, दैट इज इलॉजिकल। बहुत ही अजीब सी थ्योरी सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर आप कोविड पॉजिटिव है और आपको नहीं पता है कि आप कोविड पॉजिटिव है एंड देन यू टेक द वैक्सीनेशन, तो वो फेटल हो जा रहा है। इज इट ट्रू? Yeah, definitely it is not recommended to take the first shot Okay. when you are COVID positive. अच्छा। So, because see, everything is new in this disease, even the vaccines, the side effects of vaccines, हमारे पास बहुत समय नहीं है कि हम हर चीज को रिसर्च कर सके और हर चीज के बारे में एकदम पुख्ता तौर से आपको भी बता सके और खुद भी जान सके। जी। तो हाँ, जो रिकमेंडेशन वो है ये है कि अगर पहला शॉट आप ले रहे थे तो जब आपको अगर मान लीजिए फीवर है या कुछ है तो आइडियली यस यू शुड गेट योरसेल्फ चेक बिफोर गेटिंग द वैक्सीन। और अगर आपको पता ही नहीं है और आपने ले लिया तो उसमें तो देखो कुछ नहीं कर सकते आप उसके लिए। तो अब ये तो है नहीं कि हर कोई पहले वैक्सीन लेने से पहले अपना कोविड टेस्ट कराएगा, ये तो इलॉजिकल है। जी बिल्कुल। पूछ रहे हैं कि कोविड से अच्छा कोवैक्सीन कौन, मतलब सेकंड डोज कितना दिन के अंतर पर ले सकते हैं? कोवैक्सीन आपको 1 महीने के अंतर पे लेना है। स्पुतनिक का भी 3 वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल हो गए हैं, मैं अभी तीनों का ही बता देता हूँ आपको। कोवैक्सीन 1 महीने पे, कोविशील्ड 2 महीने पे और स्पुतनिक 3 हफ्ते पे। डॉक्टर साहब मेरे 2 क्वेश्चन है कि आज की डेट में आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने में काफी समय लग रहा है और कुछ डॉक्टर ऐसा बता रहे हैं कि इस समय 2 टेस्ट बहुत मैंडेटरी हो गए, एक सीआरपी और एक डी डाइमर। तो सीआरपी की वैल्यू कुछ लैब वाले 1 से 3 बता रहे हैं, कुछ लैब वाले लेस देन 6 बोल रहे हैं, कुछ लैब वाले 10 से कम बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली सीआरपी का क्या रोल है इस कोविड में? क्योंकि सीआरपी नॉर्मली कई लोगों को देखने में आया किसी का 10 हो रहा है, किसी का 15 है, किसी का 16 है, और लोग उस 16 सीआरपी 15 सीआरपी को देख करके पैनिक होकर के वो सीधे एंटीवायरल की तरफ जा रहे हैं कि हमको रेमडेसिविर ही लगवा दीजिए या हमको फेविफ्लू दे दीजिए या हमको लग रहा है कि दवा का ओवरडोजिंग भी हो रही है। तो सीआरपी का क्या रोल है इस समय जो सीआरपी हो रहा है, और डी डाइमर का क्या रोल है? और पोस्ट कोविड के बाद जो ये केस आ रहे हैं इस समय की हार्ट फेल्योर हो रहा है लोगों का, कई बार ये देखने में आया है कि कोविड से रिकवर कर गए और पेशेंट का हार्ट फेल हो गया है। तो इसका मेन और बेसिक रीजन क्या है? मतलब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि लोगों को ये हार्ट फेल्योर से हम टाइमली बचा सकें? ये सीआरपी और डी डाइमर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये बेसिकली किसी भी इंफ्लेमेशन किसी भी डिजीज में बढ़ सकते हैं, ठीक है। इनका वैल्यू कोविड के अंदर सिर्फ इतना है कि ये बताते हैं कि आपका पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है। कि अगर सीआरपी डी डाइमर बढ़े हुए हैं तो आपको प्रिकॉशन रखने हैं, आपको मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी करनी है, आपको ये ख्याल रखना है कि आप हाई रिस्क में आते हैं तो आप आगे जाके बिगर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद सीआरपी बढ़ा हुआ है और अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो कुछ मेडिकेशंस हैं जो डॉक्टर आपके स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इनका बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि पाँच, अच्छा आपने जैसे कहा कि कोई लैब 3 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, तो हर लैब का देखिए अपना अपना वो होता है रेंज होता है, तो आपको उस रेंज के हिसाब से चलना है। बट जो आइडियल है वो 6 है, 6 मतलब जो स्टैंडर्ड रेंज है वो 6 के नीचे होना चाहिए। और बाकी वो लैब के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा सवाल आपने पूछा हार्ट फेलियर को लेके, तो देखिए यूजुअली इको आजकल एक बेसिक इन्वेस्टिगेटिव टूल हो गया है। यूजुअली हम अपने हर पेशेंट का इको करा ही लेते हैं कोविड के अंदर, अगर सीवियर है तो, अगर आईसीयू में है तो इको होता ही होता है। रिकवरी के बाद आपको देखिए, अब किसी को अचानक से कुछ हो जाए उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, देखिए ठीक है। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं कि भाई अगर आपको थोड़ा सा भी जैसे डिस्निया आपको परसिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग जाने के बाद अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो अगर आपको डिस्निया कंटिन्यूसली पोस्ट कोविड चल रहा है, आपको सिम्टम्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, तो यू शुड गो एंड सी द डॉक्टर इमीडिएटली। पूरा एक क्वेश्चन ये कि मेरी अभी 2 बेटियां रिसेंटली कोविड पॉजिटिव होकर के निगेटिव हुई हैं, लगभग 20 दिन हो गया है। तो क्या मैं उनको इस समय कोविड की वैक्सीन कितने टाइम के बाद एग्जैक्टली दिलवा सकता हूँ? थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, तीसरा सवाल था कुछ बेटियों को आपको वैक्सीन लगवाने वाली, राइट? तो वो मैं जवाब दे चुका हूँ कि भाई फर्स्ट डोज जो है वो 6 से 8 हफ्ते पे होना चाहिए अगर आपको कोविड हुआ है या आपने प्लाज्मा थेरेपी ली है, और सेकंड डोज आप 2 हफ्ते में भी लगवा सकते हैं। Actually, my husband is 35-year-old. He has a pacemaker in his heart. Last 2 years back, he got it placed. I just wanted to ask which vaccine
is safe for him, and when can we put it? I mean, now can we go and get it done for him, or what shall we do? Because For pacemaker, there is no contraindication for any vaccine. You can okay, take all the vaccine and you should take as soon as possible. Pfizer we can take if Pfizer is available. not available in India right now. So Okay, whatever is available, take that vaccine. Don't wait for other vaccines because ऐसा कुछ नहीं है कि Pfizer is very good or our vaccines are bad. okay sir. ये समझना है कि बहुत सारा मिथ इस समय है कि वैक्सीन, अगर कोई हार्ट पेशेंट है और उसकी एंटीकोगुलेंट और इकोस्प्रिन और बाकी मेडिसिन चल रही हैं, तो कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको स्टॉप करो, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन करवाओ। कुछ कह रहे हैं नहीं, वैक्सीनेशन होना चाहिए और दवाइयां चलते रहने दीजिए और साथ में वैक्सीनेशन करवा लीजिए। तो मुझे ये समझना है कि क्या होना चाहिए इस केस में, अगर कोई हार्ट पेशेंट है और वो एंटीकोगुलेंट्स और बाकी मेडिसिन पे है, तो क्या करना चाहिए इस केस में? हार्ट पेशेंट होना कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पहला जवाब। ठीक है, उसको वैक्सीन लगना है। अब दो तरह की दवाई होती है, एंटी प्लेटलेट और एंटी कॉगुलेंट, दो अलग अलग दवाइयां हैं। अगर आप इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल की बात करते हैं तो एंटी प्लेटलेट होती हैं और एंटी कॉगुलेंट होती है वारफरिन, अपिक्साबैन, ये सब, या फ्लेक्सेन, ये सब। ठीक है, तो जो इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल पे है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लगवा सकते हैं। जो वारफरिन या एंटी कॉगुलेंट पे, जो एक्चुअल एंटी कॉगुलेंट पे है, उनमें देखिए रिस्क वैसे नहीं है, बट रिस्क क्या है कि आईएम इंजेक्शन उनके अंदर कहते हैं कि रिस्क होता है कि भाई उनमें ब्लीडिंग हो सकता है अगर आईएम इंजेक्शन लिया तो ठीक, एक डोज स्किप करके आप लगवा सकते हो। अच्छा। ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि वो नहीं लगवा सकते। डॉक्टर साहब पूछनी है मुझे कि जैसे मेड्रोल का लोग चालू करते हैं, पैनिक में आके मेड्रोल चालू कर दी, हमें जो है थोड़े से भी कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, सिम्टम्स आए और मेड्रोल चालू खुद ही कर ली उन्होंने, अगर डॉक्टर से हमारे अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, और फिर वो एकदम से बंद कर देते हैं, तो क्या ये सेफ है? देखिए, पहला सवाल का जवाब कि मेड्रोल चालू कर देते हैं, ये एक बहुत ही गलत हमारे यहाँ पे सिस्टम चल गया है। इट इज नॉट यूज और मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड, इट इज अब्यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, फर्स्ट 6 to 7 डेज में स्टेरॉइड्स नहीं यूज करना चाहिए, पीरियड। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कंसिडरिंग आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप विदाउट ऑक्सीजन माइल्ड सिम्टम पे हैं और आपको ऑक्सीजन नहीं चल रहा है, तो आपको स्टेरॉइड नहीं यूज करना चाहिए, पीरियड। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ भी फिजिशियंस और मतलब डॉक्टर्स में काफी कंफ्यूजन रहता है, बट जो गाइडलाइन है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है, वो यही है। 7 डेज के बाद देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस फॉर स्टेरॉइड्स। सबसे पहला इंडिकेशन तो ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन आपको किसी भी पीरियड में चालू हो गया है तो आपको स्टेरॉइड्स लेने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद और सर्टेन इंडिकेशंस है जो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट या जो भी आप जिनसे कंसल्ट कर रहे हैं। दूसरा बात बंद करने का, तो देखिए शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स, अगर पेशेंट ने कभी स्टेरॉइड नहीं लिया है तो आप इवन 14 डेज तक, 10 to 14 डेज तक भी स्टेरॉइड देके आप अचानक से बंद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आजकल एक बहुत फैला हुआ है कि ऑक्सीजन लेवल नीचे जैसे ही जाता है, 94 के नीचे गया, 95 के नीचे गया, आदमी पैनिक हो जाता है और वो फौरन हॉस्पिटल भागता है। तो आजकल हॉस्पिटल की भी जो स्थितियां हैं और जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आजकल बहुत टफ है सिचुएशन। तो किसी अगर पेशेंट का मतलब ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है, वो प्रूनिंग घर ही में करने लगते हैं, तो आधे लोग तो गलत प्रूनिंग करते हैं जिसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? कोविड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड जिनका 94 से ऊपर है, मॉडरेट जो 90 से 94 के बीच में आते हैं, और 90 के नीचे वाले सीवियर हो गए। तो 90 से नीचे वालों को तो डेफिनेटली एडमिट होना है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं। अब जो मॉडरेट है, ये बॉर्डरलाइन पेशेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि अब ये अगर इनको आपने अभी से ध्यान नहीं दिया तो ये आगे जाके बिगड़ सकते हैं, सीवियर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पेशेंट्स में स्टेरॉइड का रोल है, एंटीकोगुलेंट का रोल है, ये दोनों चीज शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ प्रूनिंग इज मस्ट। घर पे आप और क्या कर सकते हो, प्रूनिंग कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर आता है जो बॉल्स होते हैं, जो बेसिकली लंग्स के एक्सरसाइज के लिए होता है, आप वो बाय करके घर पे कर सकते हो। तो घर पे तो देखो, और अगर आप ऑक्सीजन अवेल कर सकते हो तो ऑक्सीजन अपने घर पे अरेंज करके रख सकते हो। तो मैंने देखा है कि काफी पेशेंट्स इससे घर पे भी मैनेज हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
So right now, vaccine is not easily available. And somebody who's taken a first dose, how long after the first dose can they take the second dose? Because due to the availability, they're already in the 4 to 6 week window for Covaxin. And second question is that so my father, he's 60 years and he's just recovered from COVID, and his oxygen level is still 95, 96. So should there be some course of treatment? Should he continue doing proning for some time, or like should we consult a doctor? How should we go about it? सर ये है कि कोवैक्सीन should be taken after 28 days. Covishield can be taken up to 3 months. But we've already taken the first dose, right? If you have taken the first dose, so yeah, Covaxin should be taken within after 1 month. जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा. देखो नहीं मिल रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते. There's nothing you can do about it. Second question कि father का आपके saturation is around 95, 96, so that is fairly normal. I mean, probably he might had pneumonia during the course of his illness, which is persistent. It will take time to recover fully. With this anticoagulant, that is apixaban, okay, which we are taking. And my next question is, okay, nowadays we are hearing this news that for most of the COVID recovered patients, there is a deadly fungal infection, that is mucormycosis, that is ravaging them. So what is the possibility, okay, of getting this infection, and who are the people who are vulnerable to this, and how to identify this, and how to get this treated as early as possible? No. I think there's some misunderstanding here. See, mucormycosis is not very rampant, first of all. Okay. It is very, very, very rare infection. Okay. And it occurs in hospital setting, not in outside setting. कोई घर पे बैठे mucormycosis किसी को नहीं हो रहा. ठीक है, तो आप घर पे बैठे हो, आपको म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो रहा. म्यूकरमाइकोसिस उनको होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जिनको हम बहुत सारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की दवाइयों से स्टेरॉइड, हाई डोज स्टेरॉइड्स देते हैं, या जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है या कोई ऐसी डिजीज है जैसे ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, तो उनको दे आर मोर प्रोन फॉर म्यूकरमाइकोसिस. या हम कुछ दवाइयाँ देते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड, टॉसिलिजुमाब है, हाई डोज स्टेरॉइड्स है. चाहते हैं कुछ? ओके जी, पूछ लीजिए. डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन और था. अभी आपने बताया कि कोविड में 3 स्टेज है, माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है. माइल्ड में अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 to 95 के लेवल पे 94 अबव है तो वो माइल्ड में आ रहा है. लेकिन अगर कई केसों में डॉक्टर साहब ये देख रहे हैं, ये बहुत जनरल सी बात है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 95, 96, 97 मेंटेन है और 5-6 दिन बाद खांसी आती है, और अगर हम जाते हैं सीटी स्कैन कराते हैं और सीटी स्कैन में मेरा सीटी वैल्यू, सीवियरिटी वैल्यू 9/25, 12/25 या 10/25 आ रही है और ऑक्सीजन लेवल 96, 97 मेंटेन है. इस कंडीशन में पेशेंट को मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सीटी की सीवियरिटी वैल्यू देख के घबरा जा रहा है. तो उस कंडीशन में अचानक से अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है तो इसके लिए थोड़ा सा ये हो कि सीवियरिटी लेवल जो 9/25 है इसकी क्या वैल्यू है. पहला तो हमें हमेशा पेशेंट को ट्रीट करना है, सीटी स्कैन या ब्लड रिपोर्ट को नहीं ट्रीट करना है. पता नहीं लोग हमेशा सीटी स्कैन और ब्लड रिपोर्ट को ट्रीट कराने आ जाते हैं. मुझे आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आया. अगर पेशेंट ठीक है तो सीटी स्कैन में कुछ भी आ रहा हो उससे क्या फर्क पड़ता है. हाँ, सीटी स्कैन से भी सीवियरिटी, देखिए मैंने एक बहुत सिंपल टर्म्स में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बताया है. इतना सिंपल नहीं होता है कोई भी डिजीज का क्लासिफिकेशन. उसमें सीटी स्कैन का भी रोल है. सीटी स्कैन में अगर आपका सीवियर रेटिंग आ रहा है तो आप सीवियर क्लासिफिकेशन में आओगे. जैसे आपने बताया 9, 10, 12 ये सब मॉडरेट क्लासिफिकेशन है, तो अक्सर ये अपने आप ही रिजॉल्व कर जाते हैं. इनके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता. आप नॉर्मल कोविड का जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आप लेते रहेंगे और अपने आप को मॉनिटर करते रहेंगे. जब भी आपका सैचुरेशन डाउन हो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, और अगर ज्यादा डाउन है तो हॉस्पिटल की तरफ. इसका मेरे को फर्स्ट डोज लेना है अभी. आई एम जस्ट 32 इयर्स ओल्ड. तो लीजिए, किसने रोका है? 18 साल के ऊपर कोई भी लगवा सकते हैं. नहीं सर, मैंने सुना है वो पीरियड्स के टाइम पे सेफ नहीं है, वीकनेस होती है. ठीक है, तो 4 दिन वेट कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है. 4 दिन बाद ले लेना. How many days of precautionary room isolation is needed after traveling?
no symptoms. It was a case of air travel with all precautions like double mask, face shield and usage of gloves. Doctor, please. देखिए इस सवाल का जवाब बड़ा डिफिकल्ट है कि हाउ लॉन्ग आइडियली इफ यू आस्क मी एवरीबॉडी शुड हैव एन आइसोलेशन 14 days if they have a high exposure to any chance of covid infection क्योंकि भाई you can up to 40% of patients will not have any symptoms. Even in mild cases 40% of patients will not have any symptoms. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब आप कहो कि मैं तो नॉर्मल हूँ और मुझे 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया आपने, तो गलत है। यस, पर अगर आप प्रैक्टिकल होके सोचो तो 10 to 14 और या तो आप पांचवें छठे दिन अपना टेस्ट करा लोगे तो नहीं है, आपको जल्दी बाहर निकलना है, तो अगर आप नेगेटिव हो, आप सब कुछ ठीक है। ओके डॉक्टर, एक क्वेश्चन मेरा भी था डॉक्टर कि आज के डेट में हम ये सुनते हैं कि आईवी मेडिकेशन जल्दी हील करने में मदद कर रहा है। सो आईवी मेडिकेशन पे क्या हमारा फोकस रहना चाहिए कि आईवी मेडिकेशन हो rather than टैबलेट्स लेने से बेटर है? देखो नहीं, ये आज का नहीं है, ये जगत जाहिर है कि कोई भी सोचता है कि अगर आईवी लगेगा तो मुझे जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हाँ, तो देखो ऑब्वियसली एक्शन का ऑनसेट फास्ट होता है बट एफिकेसी बराबर होती है, चाहे आप आईवी लो चाहे आप ओरल लो। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो ठीक है, हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप आईवी लगवा लो कि भाई ठीक है, इट इज ईजियर कि आप सिक हो, आप हॉस्पिटल में हो तो आप बहुत गोलियां नहीं खाना पसंद करोगे, जी एक कैमरा लगा ही होता है तो उसी से सारी दवा चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। He has one more question: is it required to undertake D-dimer CRP test after completing home isolation? If you don't have any symptoms, you are absolutely perfect. You don't need to do anything after completing your home isolation. You don't even need to repeat the COVID PCR. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉरी अदिति, मैं एक मिनट बोलना चाहूंगी। शिखा अग्रवाल का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाय व्हेन विल दिस कोविड थिंग कम टू एन एंड? Hope by tomorrow. By tomorrow. I don't have the answer actually, because that's why because COVID is not going. See, swine flu came; it is still there. The number of cases has come down. COVID is there. COVID is going to stay till your life. Actually, the only number of cases will come down. We should do an introspection among ourselves before asking this question: when the COVID is going to end. Whenever we decide it is going to end. I wanted to say कि जैसे एंटीबॉडीज तो हमारी बन जाती हैं अगर कोरोना हुआ, तो कोई की नहीं भी बनती है, और जिनकी बन जाती है उनका कब तक वो एंटीबॉडीज रहता है बॉडी में, फॉर हाउ लॉन्ग? 3 months 6 months? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है, बट जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि अकॉर्डिंग टू CDC, सेंटर ऑफ डिजीज USA, डिजीज कंट्रोल USA, जो उन्होंने अपने रिसर्च में पाया है वो ये पाया है कि यूजुअली आफ्टर 90 days टिल 90 days इन्फेक्शन के टिल 90 days आपको बहुत अनलाइकली है कि कोविड दोबारा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिकॉशन छोड़ दो, क्योंकि आपको नहीं होगा पर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज नहीं होगी, आप फिर भी आप स्प्रेड कर सकते हो। और अप टू 6 to 8 months 80 to 85% पेशेंट्स होंगे जो जिनको इम्यूनिटी रहेगी। और disease is only a year long or year and a half long, so we don't know exact answer. हाँ, बट जिनको होता है उनकी इम्यूनिटी काफी लंबे समय तक रहती है, अक्सर जो अभी तक हमें पता चला। सर जैसे हमारे फैमिली में बहुत जन को हुआ तो नंबर्स उसका वेरिएशन है बहुत ज्यादा, किसी का 3 भी आया है तो किसी का 400 भी आया है। Doesn't matter. Till you have an antibody, it is fair. I got corona tested 14 days back, and he had mild infection. So right now he's feeling all right. So my question is, like, after how many days he should be tested for coronavirus RT-PCR test, और हम लोग कराना ही है या नहीं करा भी सकते हैं if he's feeling good? देखो जो गाइडलाइन है, अगर आप कहो गवर्नमेंट की गाइडलाइन, तो आप 17 डेज का आइसोलेशन रखो, उसके बाद आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब पूछनी है मुझे कि जैसे मेड्रोल का लोग चालू करते हैं, पैनिक में आके मेड्रोल चालू कर दी, हमें जो है थोड़े से भी कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, सिम्टम्स आए और मेड्रोल चालू खुद ही कर ली उन्होंने, अगर डॉक्टर से हमारे अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है और फिर वो एकदम से बंद कर देते हैं, तो क्या ये सेफ है?
देखिए, पहला सवाल का जवाब कि विड्रॉल चालू कर देते हैं, ये एक बहुत ही गलत हमारे यहाँ पे सिस्टम चल गया है। इट इज नॉट यूज और मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड, इट इज अब्यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। जी ठीक है, फर्स्ट जी 6 to 7 डेज में स्टेरॉइड्स नहीं यूज करना चाहिए, पीरियड। जी ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जी कंसिडरिंग आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप विदाउट ऑक्सीजन माइल्ड सिम्टम पे हैं और आपको ऑक्सीजन नहीं चल रहा है, तो आपको स्टेरॉइड नहीं यूज करना चाहिए, पीरियड। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ भी फिजिशियंस और मतलब डॉक्टर्स में काफी कंफ्यूजन रहता है, बट जो गाइडलाइन है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है, वो यही है। 7 डेज के बाद देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस फॉर स्टेरॉइड्स। सबसे पहला इंडिकेशन तो ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन आपको किसी भी पीरियड में चालू हो गया है तो आपको स्टेरॉइड्स लेने चाहिए। ठीक है, जी तो उसके बाद और सर्टेन इंडिकेशंस है जो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट या जो भी आप जिनसे कंसल्ट कर रहे हैं। दूसरा बात जी बंद करने का, तो देखिए शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स, अगर पेशेंट ने कभी स्टेरॉइड नहीं लिया है तो आप इवन 14 डेज तक, 10 to 14 डेज तक भी स्टेरॉइड देके आप अचानक से बंद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कि आजकल डॉक्टर साहब मुझे एक चीज समझनी है कि सपोजिंगली अ पर्सन वैक्सीनेटेड, उसको दोनों डोजेस लग चुकी हैं एंड वो उसके में एंटीबॉडीज बन गई आफ्टर 1 month या 15 डेज, वो कितने दिन तक परसिस्ट करेंगी एंटीबॉडीज, वो कितने दिन तक कवर्ड रहेगा वैक्सीनेशन से? इज इट एन ईयरली अफेयर नाउ और वंस यू आर वैक्सीनेटेड फॉर हाउ लॉन्ग you will be protected by the vaccine? Actually, nobody knows the answer. Actually, we are only going on that. We are the first trials to happen. Actually, but anyway, yes, it's an yearly vaccine. It's supposed to be an yearly vaccine. It's supposed to be an yearly vaccine. तो अभी तो पहला डोज ही पहली बार ही हो जाए सब वैक्सीन, तो बहुत बड़ी बात है। अगले साल की तो अगले साल सोचे। उनका क्वेश्चन है, सर, a lot of talk is happening about COVID being airborne infection. Does it mean that if I live in a building and my neighbor is positive, so I can contract COVID without actually meeting him by air circulation? Every apartment has someone who's having COVID infection. So does one person becoming COVID, has everybody has become infected after that? So it is airborne in a closed space. Like in a COVID ward, it can be airborne because it's a closed environment where a lot of COVID patients are there. They are coughing and exhaling, and a lot of droplets will be there. So if you are in a closed environment with a COVID patient, maybe yes. अरुण कुमार गरोडिया जी ने एक सवाल पूछा है, सर, I have taken both doses of vaccine, but even after 20 days of second dose, no antibodies are shown in IgG antibody report. Oh, there is no guideline to do antibody test after vaccination. Antibodies पे मत जाइए। मोस्ट लाइकली आपको प्रोटेक्शन है, और आपको अगर इन्फेक्शन होगा तो मोस्ट लाइकली माइल्ड होगा, आप सीवियर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक, खंडेलवाल जी आप प्लीज पूछ ले जो भी पूछना चाहते हैं। Yeah, so is there any limitation on who can and cannot donate plasma? Nobody needs plasma. Oh my god. Plasma is one of the most useless treatment. If it has to be given, it has to be given in first 3 days of symptom onset, which we never give. Okay, it is otherwise it has got no role per se. दुनिया जहान में रिसर्च हो चुका है और everybody has categorically said that plasma does not offer any protection or any help to the patient. But yes, we want to give plasma, so you can give. There's no harm giving, but there's no benefit also by giving it. जय कृष्णा, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछ लीजिए। Good evening, doctor. Just to follow up on this airborne thing, what are the extra precautions जो हम लोग ले सकते हैं apart from regular social distancing and double masking, considering कि airborne भी transmission हो रहा है? वैक्यूम बना लो यार, वैक्यूम में रहो। Thank you. अपना पर ऐसा है precaution नहीं, रखें। डोंट पैनिक, ऐसा है नहीं। ऐसा होता तो हम सब इन्फेक्ट हो चुके होते अब तक। करेक्ट, वेरी ट्रू। देयर इज अ क्वेश्चन जो शिखा अग्रवाल जी ने पूछा है कि डज कोविड इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू सरफेस? हाँ, देखिए कोविड जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो आप कुछ भी आप सांस लेते हो छोड़ते हो,
तो मुंह से पानी निकलता है, थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर होता है जो ड्रॉपलेट फॉर्म में निकलता है, और वो ड्रॉपलेट किसी भी सरफेस पे जाके स्टिक कर सकता है। और अगर आप उस सरफेस को टच करते हैं और आप अपने मुंह, हाथ, नाक किसी चीज को लगाते हैं तो यस, यू कैन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम द सरफेस, बट उस पे कोविड होना चाहिए। और कहीं आप बाहर जा रहे हो, जो डेस्क वेस्क है, जो मोर प्रोन है कि जिसपे कोई खास के आपका ड्रॉपलेट छोड़ सकता है, तो उस पे आप जब भी टच करें तो अपना हाथ सैनिटाइज जरूर करें, उन सरफेसेस को बार बार क्लीन करते रहें। Directly, indirectly. So surface can do transmit indirectly. अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। रोहित सिंह ने लिखा है, सर if COVID report is positive and patient has no symptoms, should he also keep monitoring his oxygen level? Can it drip suddenly in a non-symptomatic patient also? यूजुअली नहीं होता, बट यस डेफिनेटली मॉनिटरिंग तो करते रहना चाहिए भाई। आजकल पल्स ऑक्सीमीटर तो सबके पास अवेलेबल हो जाता है, तो करने में क्या है। यू सेड कि अगर आपका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, देन यू गो फॉर चेस्ट सिटी स्कैन इफ यू वांट। तो कितने दिन में, लाइक कितने दिन के बाद, सिम्टम्स आने के बाद यू शुड गो फॉर चेस्ट सिटी स्कैन? लाइक तो कब हमें लाइक चेस्ट सिटी स्कैन रिपोर्ट से पता चल जाता है? यूजुअली सीटी के अंदर जो फाइंडिंग्स आते हैं 5 to 7 डेज आ जाते हैं, 5 to 7 डेज आ जाते हैं। बट यस देखो, ये हर चीज 100% नहीं होता। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी मेडिकल साइंस में देयर इज नथिंग कॉल्ड 100% और 100% प्रूफ कि भाई हमने बोल दिया तो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके सीटी में कोई फाइंडिंग आए ही ना कभी भी। आपका सीटी स्कैन कैन बी एब्सोल्युटली नॉर्मल इवन थ्रू आउट योर कोविड पीरियड। ये उनके लिए है जिनको सिम्टम्स है, और भाई अब ठीक है, कुछ जो हेल्प मिल जाए वो हेल्प लेने के लिए है। ऐसा नहीं कि ये गाइडलाइन है कि आपको कोविड पर आरटीपीसीआर नेगेटिव आया तो आपको सीटी करा के ही पता चल रहा है। करेक्ट। दीप्ति विक्टर वांट्स टू आस्क समथिंग। दीप्ति प्लीज। मेरे को जनरली एलर्जिक है, सो कोल्ड हो जाता है अक्सर, और कोल्ड के कारण कॉफ हो जाता है। सो इट्स नॉट वेरी सीरियस कि ऑक्सीजन पे चले जाए, लेकिन मेडिकेशंस लाइक इनहेलर्स एंड मेडिसिन इज लाइक दिस वन आई टेक। तो वैक्सीन निकली है दो, तो एक में तो लाइक कोविड शील्ड वाली जो चीज है, अच्छा अगर वैक्सीन लेते तो उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट होगा कि आई हैव टू टेक गो ऑन मेडिसिन और ऑक्सीजन या कुछ ऐसा, अगर वैक्सीन लेते कोई भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैक्सीन के बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं, फीवर होता है, पेन होता है, और कभी कभी गिडीनेस होता है, मतलब बहुत नॉर्मल से साइड इफेक्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वैक्सीन आप बिल्कुल ले सकते हैं। और जो आप बता रहे हो आपको बेसिकली एस्थमा है मोस्ट लाइकली, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा के अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराओ और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, उससे आप ठीक हो। कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, तो व्हिच वन कैन आई ऑप्ट? Technically, Covaxin is better than Covishield technically, but safe सब दोनों ही है। और बिकॉज ऑफ वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, तो मान लीजिए कोवैक्सीन लेते हैं, वो 1 month के मतलब 28 डेज के बाद लेना है। अगर लेट होता है, क्योंकि इतना नहीं कब बन के वापस आएगा, तो क्या होगा? इफेक्ट खत्म हो जाएगा? इसीलिए कोविशील्ड ले लो। कोविशील्ड ज्यादा है, उसको आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो 2 महीने 3 महीने तक। सर अभी हॉस्पिटल्स में बेड्स काफी कम हो रहे हैं, बहुत जगह पे शॉर्टेजेस हो रहे हैं, तो लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाय कर रहे हैं। बहुत सा डिस्कशन इसके अराउंड चल रहा है, तो डज इट हेल्प? शुड वी गो फॉर एनीवन गो फॉर इट इन केस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ बेड और ऑक्सीजन कम होता है, तो घर पे ये चीजें क्या हेल्प करती हैं? देखिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो आपको 5 to 10 लीटर्स तक का ऑक्सीजन दे सकती है। दो तीन मॉडल आते हैं, मतलब 5 लीटर देने वाले, 10 लीटर देने वाले। और आप जैसे 5 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, तो आप अगर उसको 5 पे दोगे तो वो ऑक्सीजन का जो क्वालिटी है ना, वो कम हो जाएगा, वो उतना नहीं रहेगा। जिनको लो फ्लो चाहिए, जिनको बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए, उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज ओके, आप उनको दे सकते हो। बट जिनको हाई रिक्वायरमेंट है, उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोई बहुत यूज नहीं। अगर आपको 1-2 लीटर 3 लीटर चाहिए तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर गुड इनफ, आप बिल्कुल ले सकते हो, दे सकते हो। बल्कि बेटर है, हम लोग अपने लॉन्ग टर्म पेशेंट जिनको सीओपीडी या आईडी होता है, जिनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन चाहिए होता है,
उनको 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होता है, उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेने के लिए ही बोलते हैं, उनको कभी नहीं बोलते कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, क्योंकि उनको लाइफ लॉन्ग शायद हो सकता है ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए बेटर होता है कॉन्सेंट्रेटर। बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इट कम्स अराउंड 70,000-80,000 रुपीज। अभी शायद थोड़ा रेट कम होगा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड ऑल, बट तो इसी के लिए हम शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी कॉन्सेंट्रेटर रिकमेंड नहीं करते। बट हाँ, अभी इस समय तो जो मिल जाए वो अच्छा लगता है। अगर मेरा ये सवाल है कि आपने फर्स्ट डोज दे रखा है और करीब 35 दिन हुए, फिर आपको कोविड हो जाता है एंड देन यू sort of recover, तो when should you go for vaccine? कौन सा वैक्सीन लिया है आपने? कोविशील्ड लिया है सर। तो आप वैसे भी 2 से 2.5 महीना तक आप सेकेंड डोज ले सकते हो, तो आप 2 वीक्स के बाद आप कभी भी ले सकते हो। कितने दिन बाद बोला सर आपने? 2 वीक्स। 2 वीक्स, ओके। That answers. मतलब आपको वैसे भी आपका ड्यूरेशन 2 महीना है, देखो 2 महीना, अभी आपको 35 दिन हुए, आप 15 दिन उसमें उसका लगा लो, क्या कहते हैं, कोरोना का लगा लो, और 15 दिन और लगा लो, तो 65 डेज के बाद आप ले सकते हो, तो फिर ना आप अपने ड्यूरेशन पे हो। ठीक है, that is good. ठीक है विजय जी, आपका क्वेश्चन का आंसर होपफुली आपको मिल गया होगा। सर एक क्वेश्चन हम चैट से भी उठा लेते हैं। अरुण जी का सवाल है, रिसेंटली देयर वाज अ ट्रैजिक डेथ बिकॉज ऑफ रॉन्ग रीडिंग गिवन बाय ऑक्सीमीटर. How can we be sure that one I have is giving genuine reading? How can I double check? इस पे अगर आप आंसर दें। There is no definitive answer to this question actually. हर कोई ऑक्सीमीटर पे रिलाई कर रहा है, ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि इट इज नॉट कि भाई हर कोई मरे जा रहा है कि रॉन्ग रीडिंग दे रहा है पल्स ऑक्सीमीटर। अब लाखों करोड़ों पल्स ऑक्सीमीटर बन गए हैं, उसमें से कोई डिफेक्टिव निकल गया तो निकल गया, उसके भरोसे हम सारे पल्स ऑक्सीमीटर खराब हैं ये तो नहीं बोल सकते। कोई देखिए, एब्सोल्युटली अगर आपको जानना है कि ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन है, तो खून का टेस्ट होता है जिसको आर्टेरियल ब्लड गैस ABG बोलते हैं, वही बता सकता है। और वो इट इज नॉट वेरी इजी टू डू एंड इट इज वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट आल्सो, और उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जैसे मेरी मदर का डायलिसिस होता है, इन केस अगर उनको कोविड हो जाता है तो उस केस में हमें और एक्स्ट्रा क्या प्रिकॉशन रखनी? पहले तो आपको पता करना पड़ेगा डायलिसिस कहाँ होगा आपका कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का, पहले ये सब पता करके रखो। सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये रखो कि अगर आपकी मदर को कोविड हो जाता है तो आपकी मदर की डायलिसिस किन सेंटर पे हो सकता है, क्योंकि एक बार आपकी मदर को कोविड हुआ तो आपके यूजुअल सेंटर पे वो लेंगे ही नहीं आपको, मतलब आपकी डायलिसिस नहीं हो पाएगी। हाँ जी। तो सबसे पहला प्रिकॉशन आप ये रखो। आपकी नॉलेज में कोई ऐसा हॉस्पिटल डॉक्टर साहब? शायद मेरे हॉस्पिटल में होता है। हाँ जी, मेरे हॉस्पिटल में जहाँ तक मुझे पता है होता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी तक किसी ने पूछा नहीं क्या होता, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी तो मैं बॉर्डर में। आप नाम बता पाएंगे डॉक्टर साहब? एशियन सिटी हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप वहाँ पता कर लें एक बार। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। हम अगला क्वेश्चन लेंगे। इरफान अहमद जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर ये कंसंट्रेटर मार्केट में 2 तरह के आ रहे हैं सर, एक में प्योरिटी लिखी रहती है 30% to 90%, जिसका वेट 6 किलो के आसपास है। दूसरा जो सर कंसंट्रेटर आ रहा है उस पे लिखा रहता है प्योरिटी 93% ±3, और उसका वेट सर 15 kg या उसके अबव है। तो सर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि जो 6 kg वाला है उस पे कॉन्सेंट्रेटर जो है उसकी कैपेसिटी कम है, उसमें आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते। आप 1 या 2 लीटर पे चलाओगे तो 90 के करीब आपको देगा, और आप उसमें अगर 4 या 5 लीटर के करीब पे चलाओगे तो 30 to 40% का ही आपको ऑक्सीजन का क्वालिटी देगा। और वही जो 16 kg वाला है वो उससे ज्यादा बेटर है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन आपको दे सकता है, इवन अ लिटिल हायर रिक्वायरमेंट। एक अदिति अग्रवाल का क्वेश्चन है, न्यू स्ट्रेन्स आर सेड टू बी इवन मोर रिस्की, इज इट ट्रू? देखिए, सबसे पहले तो नंबर ऑफ केसेस ही आपको बता रहे हैं कि भाई इट इज रिस्की, क्योंकि इट इज वेरी इन्फेक्शियस। सम स्ट्रेन्स हैव कम व्हिच आर रियली डेंजरस, जो 3-4 दिन में लोग उससे एक्सपायर भी हो जा रहे हैं। डेफिनेटली इट इज रिस्की, क्योंकि जितने नंबर ऑफ केसेस होंगे उतनी ही मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई अगर पहले 10 थे उसमें से 1 मर रहे थे तो
तो अब 100 केस होगा तो 10 लोग बनेंगे। फिर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हर चीज की, दवाइयों की, बेड की, ऑक्सीजन की, उनकी शॉर्टेज हो जाती है, तो इससे भी मोर्टेलिटी बढ़ता है, मतलब डेथ का परसेंटेज बढ़ जाता है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, इसकी एक्सपायरी हो गई। अभी तो कितने केसेस ऐसे हो रहे हैं कि हॉस्पिटल में अचानक से ऑक्सीजन खत्म हो गया और पेशेंट नहीं बचा पाए हम लोग। तो ऑब्वियसली रिस्की तो है ही है। तो अगला सवाल है सर प्रोनिंग टेक्निक का रोल टेम्पररी इंप्रूवमेंट ऑक्सीजन लेवल है और इट कैन लीड टू इंप्रूवमेंट इन ऑक्सीजन लेवल ऑन अ रिकवरी स्टेटस एज वेल? नहीं, प्रोनिंग इज ऐसा नहीं कि आपको जब बीमारी हो तभी आपको प्रोनिंग हेल्प करेगी। प्रोनिंग तो ऑलवेज विल हेल्प करती है, ठीक है। बट हाँ, प्रोनिंग से ऑक्सीजन का आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 2 से 3 पॉइंट हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इट इज दैट्स व्हाई कि भाई अब आपके पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आपका सैचुरेशन 93, 94, 92 आ रहा है जो बॉर्डर लाइन है, तो आप उसमें अगर प्रोन करते हैं तो आप घर पे भी अपना ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव कर सकते हो। तो इसी के लिए ये है, ऑब्वियसली टेम्पररी है कि आप हर वक्त प्रोन तो नहीं रह सकते, पर जब प्रोन रहोगे तो ऑक्सीजन लेवल तो बेटर रहेगा। जी करेक्ट, जी बिल्कुल। वैक्सीन जरूर ले प्लीज, सभी ले और सबको बोले आसपास के लोगों को कि प्लीज वैक्सीनेशन जो भी अवेलेबल है वो ले। एंड सर एक लाइटर नोट पे मेरा एक सवाल है कि क्या हम लाफ्टर एक्सरसाइज हमें बढ़ा देना चाहिए सो दैट ये एंजाइटी कुछ कम हो लोगों की? ये जो बीमारी है, हाँ नहीं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये जो बीमारी है इसमें हमने जो देखा है कि नेगेटिव थिंकिंग इज हैम्परिंग द इम्प्रूवमेंट। यस। तो जो पेशेंट पॉजिटिव हैं दे आर डूइंग वेल, और जो पेशेंट नेगेटिव हैं, काफी नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, वो रूम में पे भी आके बाद में आईसीयू चले जाते हैं और बहुत रिकवरी अच्छी नहीं होती। तो डेफिनेटली आप जिस तरह से भी अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं करें, चाहे लाफ्टर सेशन से करें, चाहे कोई भी थेरेपी आपको सूट करती हो। आज मेरे एक पेशेंट ने मुझसे कहा कि सर कपिल शर्मा शो लगवा दीजिए सर। सही कहा। तो हाँ, मतलब आपको जो चीज से आपको लगे कि आपको आप में पॉजिटिविटी आएगी तो आपको वो करना चाहिए। यस, पॉजिटिव थिंकिंग इज मस्ट, इज एब्सोल्युटली मस्ट। बिल्कुल। पेशेंटली आपने हम सभी के इतने क्वेश्चंस का आंसर दिया, बहुत बहुत थैंक यू सबको को आज आने के लिए और अपने थैंक यू डॉक्टर वंस अगेन। मतलब amitabh.banka.com मेरा वेबसाइट भी है। अमिताभ बंका के नाम से आप फेसबुक भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब भी सर्च कर सकते हो। यस, एंड होपफुली हम ये सेशन कंटिन्यू कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम भी, जब डॉक्टर फ्री रहेंगे विल लेट यू नो, हम लिंक दोबारा शेयर करेंगे। Secondly, I am going to start a series of videos where I am going to give some basic information of COVID. तो आप अगर फॉलो करना चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते हो, और मेरे आपको कोई क्वेरीज है तो मेरे यूट्यूब पे या मेरे फेसबुक पे आप कमेंट सेक्शन में या उसमें अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। तो आई विल ट्राई कि मैं अगले वीडियोस में मैं वो क्वेरीज को सॉल्व करूं। यस, होपफुली आप लोगों ने सुन लिया होगा एंड होपफुली हम लोग सब पॉजिटिव नोट पे इसको एंड करेंगे, हर कोई हील कर जाए। प्लीज लाफ एज मच एज यू कैन, अपने दुखों को ओवरकम करके, अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल करके, जस्ट बी हैप्पी, दैट्स ऑल, एंड हील। Thank you doctor. Thank you so much. Thanks doctor. Thanks everyone. Thank you, doctor. Thank you. Thank you.